हेलो। हाय स्टूडेंट, आपका AMR टेक्निकल क्लासेस के ITI यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। इसमें हम देखने वाले इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम पेपर हो रखे हैं, हम उन पेपर्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें आप तैयारी कर सकते हो DRDO की, UPRNL की और UPPCL TGT 2 के एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस पेपर्स को पढ़ सकते हो और आसानी से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम प्रत्येक पेपर को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम हर पेपर के अंदर 25 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा अभी एक पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, जिसमें हमने नाम दिया था 1 और 1.1। कहने का मतलब जो स्टार्ट किया था वो 1 से स्टार्ट किया, 1 पेपर में पेपर फर्स्ट था और उसी पेपर का पार्ट सेकंड आया, उसको 1.1 के नाम से मैंने दिया है। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि ये 2 पार्ट में होने वाला है पेपर। और इस पेपर का जो हमने पेपर जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, मैं पेपर नंबर सेकंड। ओके, और इसका जो अगला पार्ट आएगा वो 2.1 के नाम से आ जाएगा। तो आपको इससे आसानी रहेगी और आसानी से आप पेपर को कर पाओगे। ओके, तो आपको ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम जो ट्रेड थ्योरी, ओके, हम ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आपको करवा रहा हूँ, ये आप आसानी से अपने एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो आप बने रहे अपने इस AMR लाइव क्लासेस IT यूट्यूब चैनल के साथ। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। में ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट टेस्ट निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ओके, ट्रांसफॉर्मर्स से रिलेटेड भी मैंने एक ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में आपको प्रेडिक्शन करवा दिया है। वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। तो आप वहाँ पे अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी अगर नॉलेज जानना चाहते हो या प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन क्वेश्चंस को या जितने भी प्रैक्टिकल की क्लासेस हो रखी हैं उनको आसानी से आप देख सकते हो। मैं प्रत्येक क्वेश्चन जो आपके डाउट में रहने वाले क्वेश्चंस का भी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा अभी ओपन सर्किट की ही बात की जा रही है। में ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ओपन सर्किट टेस्ट निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब आपको ये बेसिक जानकारी, जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है, कोर के अंदर होने वाली हानि को हम पता करने के लिए क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं में कोर हानि क्या नाम, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, में लोहे हानि। ओके, लोहे हानि या आयरन लॉसेज भी हम इसको बोल सकते हैं, आयरन लॉसेज। ओके, आयरन सतिया। ओके, यहाँ पे आपके ये बेसिक पॉइंट होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आयरन लॉसेज भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका एडी करंट लॉसेज, एडी करंट लॉसेज। और सेकेंड टाइप होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉसेज। ओके, हिस्टेरेसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरेसिस लॉसेज का हम पता करने के लिए या ताम्र हानि का पता करने के लिए तो हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। यहाँ पे ओपन सर्किट की बात की जा रही है तो हम आयरन लॉसेज का पता करेंगे। और आयरन लॉसेज किसमें होता है, जो लोहे की बॉडी होती है, जो ट्रांसफॉर्मर जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर की बॉडी दे रखी है। ओके, आपने इस बॉडी पे क्या कर रखे हो, वाइंडिंग कर रखे हो। ओके, यहाँ पे क्या कर रखे हो, आप वाइंडिंग कर रखे हो। ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी और ये क्या होगी, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। ओके, अब जब आप प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जब आपने क्या दे दिया, फेज और न्यूट्रल दे दिया, क्या मतलब आपने सिंगल फेज सप्लाई अप्लाई की, क्या मतलब सिंगल फेज सप्लाई जब आप इसमें इनपुट दोगे, तो इनपुट देने के बाद में इस कॉइल के अंदर क्या होगा, मैग्नेट उत्पन्न होगा। ओके, अल्टरनेटिव मैग्नेट उत्पन्न होगा और वो मैग्नेट की वजह से ही इसकी जो ये कोर होती है, मैं सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से मिलाकर हम बनाते हैं। तो सिलिकॉन की जो मात्रा मिलाई जाती है, ये कितने परसेंट तक मिलाते हैं, 4% तक हमें इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। वो किस लिए मिलाते हैं, हिस्टेरेसिस सत्य को कम करने के लिए। और एडी करंट सत्य को कम करने के लिए हम जो लेमिनेटेड किया जाता है, क्या मतलब जो वाइंडिंग होती है उस पर क्या करते हैं हम, ये जो कोर होती है ना, कोर की संरचना जो हम बनाते हैं, मैं कोर जब बनाते हैं तो उसकी जो कोर होती है उसको हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। ओके, और ये इसकी जो मोटाई लेती है वो 0.35 से लेकर के 0.6 या 0.5 तक आप इसको ले सकते हो। ओके, ये सिलिकॉन स्टील की जो लेमिनेटेड जो पत्तियां, हम पत्तियों को या मतलब बहुत सारी पत्तियों को हम एक जगह रिवेट करके हम एक ट्रांसफॉर्मर की कोर बना लेते हैं। ओके, अब जो ये आपने जैसे आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद में ये जो कोर आपने किसकी बना रखी है, आयरन लॉसेज की, मतलब लोहे की बना रखी है। ओके, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की बना रखी है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इसमें भी मैग्नेट
मतलब वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे आपने एक विद्युत वाहक उत्पन्न करवाया, क्या मतलब आपने सप्लाई दी, और सप्लाई देने के बाद में इसकी कोर के अंदर भी क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, वो विद्युत वाहक बल क्या करेगा, जो इनपुट किया गया जो वोल्टेज है उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। वो किस में आता है, आपका एडी करंट लॉसेस में आता है। ओके, और हिस्टैरिसीस लॉसेस के अंदर क्या होता है कि बार बार चुंबकित होना और विचुंबकित होने की वजह से ही जो लॉसेस होता है वो हिस्टैरिसीस लॉसेस के अंदर आता है। अब आपको पूछा जाए कि एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आपको क्या आंसर देना है कि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियां, क्या मतलब जो पत्तियां हम जो यूज कर रहे हैं उसको क्या करना है, हमें लेमिनेटेड करना है या लेमिनेशन उन पे चढ़ाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको बताना है कि जो लोहे की जो हम मात्रा है, जो लोहा जो आयरन जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या मिला देंगे, सिलिकॉन मिला देंगे। ओके, सिलिकॉन स्टील की जो लेमिनेटेड पत्तियों के लिए हम क्या मतलब उनको निर्माण करने के लिए हम कितने परसेंट सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, 4% की, में 3 से 4% तक हम इसके अंदर सिलिकॉन मिलाते हैं। ओके, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहाँ पे ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए आप कौन सा परीक्षण करोगे, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करोगे। ओके, यहाँ पे ओपन सर्किट की बात कर ली। ओपन सर्किट का आपको बेसिक जानकारी यहाँ तक जितना हो सकता था मैंने उतना अच्छे से बता दिया। ओके, अब आपका जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप आसानी से देख पाओगे कि आप जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण करोगे, शॉर्ट सर्किट परीक्षण के अंदर क्या होता है कि आपकी जो, जैसे आपने सप्लाई दी, सप्लाई किस में देते हो, वायल में जो वाइंडिंग कर रखे हो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग कर रखे हो, उस वाइंडिंग में क्या देते हो, आप सप्लाई देते हो। और सप्लाई देने के बाद में आप क्या करते हो, उसमें एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, और उस वोल्टेज उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, कुछ लॉसेज भी हो जाता है। ओके, यहाँ पे जो ताम्र हानि होती है, जो ताम्र के मतलब उसकी कॉपर के अंदर के मतलब जो तांबे की जो वाइंडिंग हो रखी है, ओके, वाइंडिंग वाले जो पार्ट के अंदर होने वाला लॉसेस क्या कहलाता है, ताम्र हानि कहलाता है। और ताम्र हानि का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं। ओके, जब आपको शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना होता है तो यहाँ पे ये बेसिक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओके, ये आपने क्या कर रखी है, एक प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और ये क्या करके एक सेकेंडरी वाइंडिंग कर रखी है। अब आपको यहाँ पे पता है कि जब आपकी ये इनपुट साइड, ओके, इनपुट साइड क्या रहेगी आपकी, ये प्राइमरी साइड रहेगी। प्राइमरी साइड का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, ओके, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो शॉर्ट करना है, ओके, शॉर्ट करना है, वो कौन सी वोल्टेज साइड को करना है, लो वोल्टेज साइड को आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करने का भी तरीका होता है, एक एम्पीयर मीटर लगा करके ही है आपको क्या करना है, इस वाइंडिंग को शॉर्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड। ओके, हाई वोल्टेज साइड को क्या करना है, आपको सप्लाई इनपुट करनी है। और लो वोल्टेज साइड का कहने का मतलब क्या होगा, जो हाई वोल्टेज, जो जैसे मान के चलिए आपने 240 वोल्टेज दे दिया, अब यहाँ पे आउटपुट में अगर यहाँ पे 20 वोल्टेज मिल रहा है, तो 20 वोल्टेज आउटपुट के नंबर यहाँ पे इस तरफ क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कहने मतलब जो ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा हाई वोल्टेज साइड को क्या देना है, सप्लाई देना है, लो वोल्टेज साइड को क्या करना है, शॉर्ट करना है। और यहाँ पे वाट मीटर लगा करके आप क्या कर सकते हो, वाट मीटर लगा सकते हो, एम्पियर मीटर लगा सकते हो, और वोल्ट मीटर लगा सकते हो। ये सब उपकरण लगा करके आप इसमें होने वाले लॉसेस का आप पता कर सकते हो। ओके, और जो कोर हानि आपको पता करनी थी, तो उसके लिए मैंने अभी बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ओके, ट्रांसफार्मर की जो निम्न वोल्टेज साइड होती है, क्या मतलब जिस तरफ आपको प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ आपको क्या देनी है, तो सप्लाई देनी है, तो सप्लाई किस तरफ दोगे, लो वोल्टेज साइड को सप्लाई देनी है, और हाई वोल्टेज साइड को हमेशा ओपन रखना है। ओके, आपका ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। ओके, आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, लॉसेस पता करने के लिए आप वाट मीटर का यूज करोगे, ओके, एम्पियर मीटर का यूज करोगे, और आप वोल्ट मीटर का यूज करोगे। जब ये ओपन सर्किट रहेगा, तो ओपन सर्किट के टाइम पे जब हम ओपन सर्किट परीक्षण करेंगे, कोर हानि की हम बात कर रहे हैं, जब हम इस पे किसी प्रकार का लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें जो बहने वाली जो धारा रहेगी, ओके, वो क्या रहेगी, इसके अंदर लॉसेस की वजह से होने वाली धारा के मतलब ये कितनी परसेंट रहेगी, फुल लोड करंट का। ओके, फुल लोड करंट का, फुल लोड करंट का कितना परसेंट होती है, 2% से लेकर के 5% तक ये धारा लेता है। ओके, जो एम्पियर मीटर जो यहाँ पे रीडिंग देगा, ये कौन सी धारा को प्रदर्शित करेगा, जो फुल लोड करंट का 2 से 5% तक का ये करंट यहाँ पे आपको बताएगा। और यहाँ पे जो आपने ताम्र हानि ज्ञात की, ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि जब आप ओपन सर्किट मतलब यहाँ पे जो आप शॉर्ट सर्किट परीक्षण करोगे, तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर
जो आप वोल्टेज देने वाले वोल्टेज का क्या नाम, तो जैसे मान के चलो ये 240 वोल्टेज का था, ओके, 240 वोल्टेज का 5% ही आपको वोल्टेज अप्लाई करना है। कितना परसेंट? 5%। ओके, तो ये लगभग कितने वोल्टेज में 12 वोल्टेज के आसपास आ रहा है। ओके, 12.8 जो भी आएगा ये आप भाग देख करके देख लेना। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि ये जो आपका क्वेश्चन था कितना इंपॉर्टेंट था। हमने एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। तो हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अर्ध सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? जो आदि जो सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल हम कहाँ पे यूज करते हैं? ब्रीदर के अंदर। जो ट्रांसफार्मर का जो एक पार्ट होता है, जो ब्रीदर, ब्रीदर क्या करता है? एक श्वास लेने का काम करता है। ओके, श्वास लेने का काम करता है। ब्रीदर क्या करता है? ब्रीदिंग करने का काम करता है। ओके, आप इससे ये भी समझ सकते हो। ब्रीदिंग का काम कौन करता है? आपका ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर क्या काम करता है? श्वास लेने का काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। अर्धसिलिका जेल का जो रंग पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा होता है? गुलाबी होता है। ओके, और जो बिल्कुल शुष्क अवस्था में होती है, ओके, शुष्क अवस्था में जो सिलिका जेल होती है, वो शुष्क सिलिका जेल जो कौन से रंग की होती है? यहाँ पे नीले रंग की। ओके, उसका रंग कैसा होता है? ब्लू। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ये बेसिक क्वेश्चन पता चल गया। मैं अर्ध सिलिका जेल का रंग तो कैसा होगा? गुलाबी रहेगा। और शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होगा? नीला रहेगा। जो आपको बुक में दे रखा है वो थोड़ा यहाँ पे चेंज रहेगा। ओके, आंसर आप कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। कंसील्ड वायरिंग है। कंसील्ड वायरिंग कैसी होती है? एक महंगी वायरिंग होती है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। यही भी होगा। ये कंसील्ड वायरिंग होती है। कंसील्ड वायरिंग कैसी होती है? ये एक महंगी वायरिंग है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी रीजन को कहते हैं, जो पी रीजन को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। कहना मतलब जैसे मान के चलिए एन पी एन, ये ट्रांजिस्टर है। ओके, यहाँ पे हम इसको लेयर में बनाते हैं ऐसे। ओके, तो यहाँ पे दो जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन ये होगा, एक जंक्शन ये हो गया। ओके, कहना मतलब दो लेयरों को जोड़ने वाला जो बीच में एक जो बॉन्ड बनता है, ये एक क्या बनता है? आपका जंक्शन बनता है। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो। ये क्या है? आपका एमीटर होता है, ये बेस होता है, और ये कलेक्टर होता है। क्यों? जो कलेक्टर होता है इसका आकार बेस से बड़ा होता है। ओके, और जो बेस होता है ये इन दोनों की तुलना में तो मतलब बेस ठीक ठाक रहता है। ओके, ये किसका काम करता है? यहाँ पे बेस इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसमिशन होता है, उनको रोक के रखने का काम करता है। ओके, क्या मतलब जो इनपुट की गई वोल्टेज पे ये डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे बेस का आपको पता चल गया। एमीटर का पता चल गया कि जो पहला पॉइंट रहेगा वो आपका एमीटर रहेगा, सेकेंड पॉइंट रहेगा वो आपका, यहाँ पे देख ले रहे तो यार बेगों को उठा के, हाँ ये रखा हुआ देखते हुए तो यार तुम्हें। देखिए अगला क्वेश्चन हम जो ये देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4। एनपीएन ट्रांजिस्टर पी रीजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक सीरीज रेगुलेटर में सीरीज एलिमेंट है। जो एक सीरीज रेगुलेटर होता है, सीरीज के अंदर हम क्या लगाते हैं? एक रेगुलेटर के जैसे हम यूज करने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? अपना एक ट्रांजिस्टर होता है। एक सीरीज रेगुलेटर में सीरीज एलिमेंट कौन सा होता है? ये एक ट्रांजिस्टर होता है। ओके, यहाँ पे जो जो ट्रांजिस्टर होता है में इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस होता है। ये क्या करता है? आपके वोल्टेज को क्या करता है? में रेगुलेटर रेगुलेटर क्या करता है? वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करते हैं। वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किया जाने वाला क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर होता है। ओके, रेगुलेटर के रूप में किसका यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार की डीसी मोटर कंप्रेसर का उपयोग होता है? मैं किस प्रकार की डीसी की जो मोटर होती है ना, मोटर, उसकी बात करें मैं, किस प्रकार की मोटर का यूज हम कंप्रेसर के जैसे यूज करते हैं? ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर रहेगा आपका? संचयी कंपाउंड मोटर। संचयी का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की ये बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कंप्रेसर के रूप में जो यूज किए जाने वाली जो मोटर होती है वो कौन सी होती है? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। ओके, और जो आर्क वेल्डिंग के अंदर यूज की जाने वाली मोटर कौन सी होती है? विभेदक कंपाउंड मोटर होती है। ओके, कहना मतलब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। और शंट मोटर होती है एक स्थिर स्पीड, क्या मतलब कांस्टेंट स्पीड पे चलने वाली एक मोटर होती है। कहना मतलब ये थोड़ी बहुत जब लोड बढ़ता है या घटता है तो इस पे थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है। ओके, स्पीड में कम कम ज्यादा होती रहती है, बाकी नॉर्मली ये एक स्थिर लोड के लिए हम यूज करते हैं। ओके, और जो सीरीज मोटर होती है, ओके, सीरीज मोटर को आप कभी भी बिना लोड के नहीं चला सकते, क्योंकि इसके अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और
आर्मेचर दोनों क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो सीरीज मोटर होती है, ये आप देखते हो कि जो आपकी ट्रेन है, ओके, जब आप रेल में बैठते हो तो रेल का जो इंजन होता है उसमें भी आप सीरीज मोटर का ही यूज करते हो। ओके, ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जब आपका बेसिक अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आप आसानी से प्रत्येक एग्जाम पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप बने रहे अपने इस AMR IT जो अपना चैनल है, AMR टेक्निकल क्लासेस के नाम से। पहले अपने चैनल का नाम था AMR लाइव क्लासेस ITI के नाम से, तो चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। ओके, तो आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। ओके, इंडक्टेंस का चिन्ह होता है, क्या नाम है, इंडक्टेंस का मतलब क्या, तो प्रेरण, और प्रेरण को किस की सहायता से हम डिनोट करते हैं, एल से हम डिनोट करते हैं। ओके, और रिएक्टेंस को एक्स लिखते हैं। ओके, यहाँ पे धारा को आई लिखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तीन फेज का क्रम होता है, जो तीन फेज होते हैं वो RB Y होता है। ओके, RB Y, आपसे ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्रम कोडिंग ऐसे भी दे सकता है, मैं RYB। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन सा क्रम आपका सीक्वेंस में बिल्कुल करेक्ट होता है। मैं तीन फेज का क्रम जो RYB, जो आप थ्री फेज के अंदर जो वायर यूज करते हो, रेड ब्लू येलो होता है। ओके, RB Y का आप यूज करते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वाइंडिंग में पतले तारों के अनेक घूर्णन या लपेटे जाते हैं। ओके, कहने मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं, डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर के अंदर किस प्रकार की वाइंडिंग। अब आपको सबको पता होना चाहिए, अगर आप डीसी जनरेटर पढ़ रखे हो तो डीसी जनरेटर जब पढ़ते हो तो आपको एक डीसी शंट जनरेटर भी आपको करवाया जाता है। ओके, डीसी शंट जनरेटर भी आपको करवाया जाता है। अब डीसी शंट जनरेटर के बारे में आपको बताया जाता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग होती है, शंट फील्ड जो वाइंडिंग होती है। ओके, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ओके, वो क्या रखा जाता है, हमें हाई रखना होता है। और उसके अंदर जो वायर जो यूज करते हैं, ओके, वायर जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम पतले तार का करते हैं, पतला वायर होता है। ओके, पतला वायर होता है, और उसके अंदर जो क्या मतलब, जो पतला वायर तो आप यूज कर ही रहे हो, अब पतला वायर यूज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, और वहां पे टर्नों की संख्या भी हम क्या रखते हैं, अधिक रखते हैं। अब जैसे जैसे आप टर्नों की संख्या बढ़ाते जाओगे, ऐसे कॉइल बढ़ाते जाओगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान तो वैसे भी बढ़ता रहेगा। ओके, और अगर आपने पतला वायर यूज कर लिया तो पतला वायर का रेजिस्टेंस और भी ज्यादा हाई होगा। ओके, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ये क्या करती है, जो इनपुट की गई वोल्टेज के ना, मतलब ये जैसे मान के चलिए ये क्या है आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ, आर्मेचर जुड़ा हुआ। ओके, यहाँ पे आपने जैसे ही क्या कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हो। ओके, यहाँ वोल्टेज आप आउटपुट में लेते हो। ओके, यहाँ से प्लस आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको माइनस यहाँ से मिल जाएगा। अब शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। ओके, हम शंट फील्ड वाइंडिंग को Z1 और Z2 से भी हम नोट करते हैं, और इसको आर्मेचर को A1 और A2 हम इसको लिखते हैं। ओके, अब जैसे मान के चलिए ये क्या होता है, एक क्या मतलब स्व उत्तेजित जनरेटर होता है, मैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, मैं जो शंट डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, पहले से ही जो ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती है इसको एक बार उत्तेजित कर दिया जाता है। उत्तेजित करने के बाद में उसकी जो डीसी सप्लाई के मतलब बैटरी से या अदर किसी डिवाइस से हम इसको क्या कर देते हैं, इसके अंदर मैग्नेटाइज कर देते हैं। ओके, मैग्नेटाइज क्या नाम, इसमें मैग्नेट बना देते हैं। एक बार बनाने के बाद में उस वोल्टेज सोर्स को हम हटा लेते हैं। ओके, हटाने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर एक अवशिष्ट चुंबकता का गुण आ जाता है। ओके, कहने मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 वोल्ट का है। ओके, कितने वोल्टेज का है, 2 वोल्ट का है। अब उसी वोल्टेज को अगर आप यहाँ पे आर्मेचर को अगर कपलिंग करके किसी मोटर से अगर आप घुमाओगे तो यही जो 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट किस क्या मतलब, ये जब इसका क्या करेगा, फ्लक्स का छेदित करेगा, क्या 2 वोल्टेज बना देगा। ओके, यहाँ पे जैसे 2 वेबर का अगर फ्लक्स है, तो इस 2 वेबर के फ्लक्स को अगर आर्मेचर काटेगा तो आर्मेचर काट दे कितने वोल्टेज बना देगा, जैसे मान के चलिए 2 वोल्ट बना देगा, और ये 2 वोल्टेज ऐसे घूम करके इसी सर्किट के पास वापस आ जाएगी, तो ये डबल हो जाएगी। क्या मतलब यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपके डीसी सप्लाई का मान बढ़ता जाएगा, वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसके अंदर फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा, और फ्लक्स का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज का मान जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, ओके, वो भी आपका बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इसके अंदर एक क्या होता है, एक सेचुरेशन पॉइंट भी आता है। ओके, मैग्नेटाइज होने का भी इसका क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग का सेचुरेशन पॉइंट होता है, जो ये एक बार के मतलब परमानेंट मैग्नेट बन जाने के बाद में वो उसी फ्लक्स का क्या करता रहता है, छेदन करता रहता है, और यहाँ पे वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलता रहता है। और अगर आप डीसी शंट जनरेटर को अगर
मैं लोड के साथ में अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये जो वोल्टेज जो बना रहा है 2 वेबर के फ्लक्स की सहायता से 2 वोल्टेज जो बनाएगा, यहाँ पे लोड का रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। तो वो जो वोल्टेज जो आपने बनाई है, ये वोल्टेज जाकर के इस सर्किट से होते हुए लोड में चली जाएगी। तो लोड में जैसे जाएगी तो लोड क्या कर देगा, उस 2 वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा, और ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पे इस फील्ड वाइंडिंग होती है ना, इस पे वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचने की वजह से ये क्या हो जाएगी, उत्तेजित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि कभी भी डीसी शंट जनरेटर होता है उसको कभी भी लोड के साथ में नहीं चलाना चाहिए। ओके, ये आपको बेसिक जानकारी थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा डीसी जनरेटर को कैसे चलाओगे आप, लोड के बिना ही चलाना है। अगर लोड कनेक्ट कर दोगे तो इसका मतलब है वो आपका जो पूर्ण जो वोल्टेज बनाता है उसकी शक्ति के अकॉर्डिंग, ओके, फील्ड वाइंडिंग जो उत्पन्न करती है, या जो उसको आपने क्या मतलब घुमा तो दिया आर्मेचर को, तो क्या मतलब कपलिंग करके आपने तो उसके आरपीएम के अकॉर्डिंग घुमा दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो इसके अंदर अगर वोल्टेज आप जैसे डीसी सप्लाई जो वोल्टेज अगर उतनी अप्लाई नहीं करोगे तो ये फ्लक्स कम बनाएगा, और फ्लक्स कम बनाएगा तो ये जो वोल्टेज है इसके अंदर रेजिस्टेंस ड्रॉप करता जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस किसका होगा, लोड का रेजिस्टेंस होगा। अगर ये ड्रॉप करता जाएगा तो यहाँ पे उतना विद्युत वाहक उत्पन्न नहीं होने की वजह से ये आपका लोड भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ओके, तो आपको हमेशा क्या करना है, डीसी शंट जनरेटर को जब आप ऑपरेट करो तब क्या करोगे, आप इसको बिना लोड के चलाना चाहिए। और जो सीरीज जनरेटर होता है, ओके, सीरीज जनरेटर की अगर बात करोगे तो सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड के साथ में कनेक्ट करना होता है, क्योंकि डीसी सीरीज जनरेटर होता है वो उसका सर्किट ही कंप्लीट कब होता है, जब आप लोड कनेक्ट कर देते हो, क्योंकि उसमें आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, हमेशा श्रेणी क्रम में होती है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, लाइटनिंग उप सर्किट में अधिकतम कितनी विद्युत धारा अनुमत है। ओके, कहने मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है जो लाइटनिंग उप सर्किट होता है, उप सर्किट का कहने का मतलब यहाँ पे जो छोटे आप जो अपने घरों में जो पावर सॉकेट जो यूज करते हो, ओके, वो 5 एम्पियर का भी होता है, 10 एम्पियर का भी होता है, और 16 एम्पियर या 32 एम्पियर, जितनी भी आपको रेटिंग के हिसाब से आपको लोड लगाना होता है उस हिसाब से आप ले लेते हो। ओके, तो लाइटनिंग जो उप सर्किट में अधिकतम कितनी विद्युत धारा का अनुमत होता है, वो 5 एम्पियर तक की विद्युत धारा के लिए बनाया जाता है, और ये टोटल कितने वाटेज तक का होता है, 800 वाट तक का होता है। ये आपके ध्यान रखना है। ओके, इसमें मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं। ओके, मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं इसमें, 10 पॉइंट आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में अर्थ टेस्टर का उपयोग निम्न के मापन के लिए होता है। निम्न के मापन के लिए होता है कि तुम निम्न प्रतिरोध होता है। ओके, अर्थ टेस्टर होता है ना, अर्थिंग जो टेस्टर होता है, टेस्टर के अंदर जो टेस्टर का उपयोग निम्न के मापन के लिए होता है, कि निम्न प्रतिरोध के मापन के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्या मतलब अर्थ टेस्टर। ओके, अर्थ टेस्टर का मतलब क्या हो गया, मेगर हो गया। ओके, मेगर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, निम्न प्रतिरोध। जैसे कि मान के चलिए आप किसी भी कोई बॉडी या किसी भी उपकरण का आप प्रतिरोध चेक करना चाहते हो, और वो बहुत ही कम मान का प्रतिरोध है, तो उसका पता कैसे करोगे, मेगर की सहायता से। और मेगर को हम क्या बोलते हैं, अर्थ टेस्टर बोलते हैं। और अर्थ टेस्टर ये जो मेगर होता है, मेगर कितने वोल्टेज जनरेट करता है, 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट। ओके, मतलब ये अलग अलग रेटिंग के हिसाब से बनाया जाता है। मिनिमम हम यहाँ पे 1000 वोल्टेज वाला यूज करते हैं, कि जब आप किसी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध चेक करते हो तो वहां पे आप इसको एक साथ कितने वोल्टेज दोगे, 1000 वोल्टेज या 500 वोल्टेज अप्लाई करोगे। क्या मतलब जब आप हैंडल वाला अगर यूज करोगे तो वहां पे उसको कितने आरपीएम पे घुमाना होता है, कितने आरपीएम पे, 140 से 160 आरपीएम पे उसको घुमाओगे। ओके, आजकल तो बैटरी वाले भी आने लगे, तो वो एक साथ जैसे आप उसका बटन पुश करते हो स्टार्टिंग में कितने वोल्टेज बना देता है, 1000 वोल्टेज बना देता है या 500 वोल्टेज बना देता है। ये अपने क्या मतलब मीटर की रेटिंग के हिसाब से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुवीय। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल है। ओके, द्विध्रुवीय जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर कितने टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल कौन कौन से होने वाले, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ओके, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ओके, कोई भी ट्रांजिस्टर होता है, जैसे मान के चलिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ओके, पीएनपी। अब यहाँ पे एमीटर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कलेक्टर ये हो जाएगा। ओके, कलेक्टर क्या होता है, इन सबसे बड़ा बनता है। ओके, यहाँ पे भी एमीटर ये हो जाएगा, बेस और कलेक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे बेस कौन सा है। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे अभी आपने पहले ही जो क्वेश्चन गया था उसमें पूछा गया था कि यहाँ पे पी किसको डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे बेस को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे अगर पीएनपी वाला जो ट्रांजिस्टर होगा ना, पीएनपी, इसके अंदर जो बेस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एन वाला पॉइंट कर रहा है। ओके,
यहाँ पे ये बेसिक पॉइंट था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के थ्री फेज 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर वाले प्रेशर कॉइल में कॉइल को निम्न में से रेटेड किया जाता है। अब कितने रेटेड के लिए हम उसको यूज करते हैं? में 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर वाले जो प्रेशर कॉइल होते हैं ना, पोटेंशियल कॉइल, ओके। एनर्जी मीटर होगा, उसके अंदर एक करंट कॉइल होती है और एक प्रेशर कॉइल होती है, ओके। जो प्रेशर कॉइल होती है उसको हमेशा हम कितने वोल्टेज रेटिंग के लिए बनाते हैं? 240 वोल्टेज रेटिंग के लिए हम इसको बनाते हैं, ओके। जैसे आपने वाट मीटर देखा होगा, तो वाट मीटर के अंदर क्या होता है? सीसी और पीसी होता है। तो यहाँ पे प्रेशर कॉइल का अगर नाम दे दिया तो आपको आसानी से पता चल गया कि प्रेशर कॉइल को हम लोड के समांतर क्रम में, क्या मतलब फेज और न्यूट्रल, जहां से जैसे मान के चलिए ये आपका फेज है, यहाँ पे न्यूट्रल है, ये लाइन आ रही, तो प्रेशर कॉइल को हम हमेशा ऐसे समानांतर में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपने अगर 240 वोल्टेज अप्लाई किया, तो जो इसकी जो प्रेशर कॉइल है, इसको मिलने वाले वोल्टेज का मान कितना रहने वाला? 240 वोल्ट। और अगर जो करंट कॉइल होगा तो वो आप हमेशा ऐसे लोड के सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, ओके। यहाँ पे ये आर एल हो जाएगा, ये सी सी हो जाएगा और ये पी सी हो जाएगा, ओके। जब आप वाट मीटर के बारे में अगर देखोगे, मैंने पिछले वीडियो जो डाल रखे हैं मैं प्रैक्टिकल वाले, उसमें आप इनको आसानी से समझ सकते हो। बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रखा हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन वीडियोज को जाके जरूर देखोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्मेचर कुंडली के कंडक्टरों को कम्यूटेटर से निम्न पर सोल्डर करते हैं। जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के जो प्रत्येक आर्मेचर, जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर, ओके। जैसे मान के चलिए ये क्या था? आपका एक कम्यूटेटर है, ओके। कम्यूटेटर के थोड़ा सा ऊपर ऐसे उभरा हुआ रहता है, ओके। ये क्या होता है? आपका राइजर होता है। और राइजर के साथ में ऐसे, क्या नाम, मतलब यहाँ पे ये क्या होता है? आर्मेचर होता है, ओके। यहाँ पे क्या होता है? स्लॉट कटे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर देते हो? वाइंडिंग कर देते हो। और प्रत्येक लूप, क्या मतलब एक लूप ऐसे बनती है, इसका भी एक पॉइंट होगा, इसका भी एक पॉइंट होगा, इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं राइजर पे। क्योंकि ये जो राइजर होता है उस पर हम क्या कर देते हैं? सोल्डरिंग कर देते हैं। और राइजर किसके साथ में कनेक्ट होता है? कम्यूटेटर के साथ में ऐसे कम्यूटेटर होता है। और कम्यूटेटर की जो सेगमेंट होता है, ये जो प्रत्येक सेगमेंट के मध्य कितने एमएम का गैप रखा जाता है? 1 mm का गैप रखा जाता है, ओके। प्रत्येक, ये जो प्रत्येक सेगमेंट जो आप देखते हो, इनके मध्य कितने एमएम का गैप रखा जाता है? 1 mm का गैप रखा जाता है, ये पूछा जाता है, ओके। और यहाँ पे जो इन दोनों जो सेगमेंट होते हैं, प्रत्येक सेगमेंट के मध्य भरा जाने वाला जो पदार्थ कौन सा होता है? ये आपको सबको पता होगा, अब्रक हम इसके अंदर भरते हैं, ओके। कौन सा पदार्थ भरते हैं हम? अब्रक इसके अंदर भरते हैं, ओके। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं। जो हम जो कनेक्शन करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आर्मेचर कुंडली, जो इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, क्या मतलब जो आर्मेचर पे की जाने वाली वाइंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। और फील्ड पोलो पे की जाने वाली वाइंडिंग को फील्ड पोल बोलते हैं, ओके। फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ये आपको पता चल गया, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपसे पूछा जा रहा है कि आर्मेचर कुंडली, जो ये आर्मेचर की जो क्वाइल है, इसके अंदर आप कर रखे हो वाइंडिंग। वाइंडिंग करने के बाद में प्रत्येक क्वाइल के जो सिरे निकले, उनको किस पे कनेक्ट करते हो? राइजर पे। तो इसका मेन क्वेश्चन क्या है? जो आप सोल्डरिंग करते हो, सोल्डरिंग किस पे करते हो? राइजर पे करते हो। कभी भी कम्यूटेटर पे सोल्डरिंग आप नहीं करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कम्यूटेटर के साथ में आप क्या करते हो? कार्बन वर्स ऐसे लगा के रखते हो। जो ये प्लस देगा, ओके, और ये जो क्या देगा? माइनस देगा। आप इनको कहाँ पे कनेक्ट कर देते हो? या तो अगर ये डीसी मोटर होगा तो मोटर के अंदर आप सप्लाई इनपुट करोगे, और अगर आउटपुट होगा तो यहाँ से आउटपुट में आप वोल्टेज ले लेते हो। और यहाँ पे जो मेन कम्यूटेटर का जो काम क्या होता है? ये एसी को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ओके। जैसे मान के चलिए ये डीसी जनरेटर था। अब डीसी जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर है, यहाँ पे फील्ड पोल लग रखे हैं, ओके। यहाँ पे क्या लग रखे हैं? फील्ड पोल लग रखे हैं, एन और एस। अब इन दोनों के मध्य जो मैग्नेटाइज जो फ्लक्स था, ओके, उस फ्लक्स को छेदित किया इसने, आर्मेचर ने। आर्मेचर जब घूमता है तो फ्लक्स का क्या करता है? छेदन करता है। और जैसे जैसे ये फ्लक्स का छेदन करेगा तो ये क्या करेगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। और वो विद्युत वाहक बल क्या कैसा होगा? यहाँ पे अल्टरनेटिंग स्वभाव का होगा। और उस अल्टरनेटिंग स्वभाव के विद्युत वाहक बल को हम जब बाहर लेते हैं कम्यूटेटर की सहायता से, तो वो हमें क्या मिलता है? डीसी में मिलता है। तो ये क्या कर रहा है? एसी को किस में कर दिया? डीसी में कर दिया। अब जब आप जैसे मान के चलिए आप मोटर यूज कर रहे हो, ओके, डीसी मोटर की हम बात करते हैं। डीसी मोटर में आप क्या करते हो? डीसी सप्लाई देते हो। और जैसे डीसी सप्लाई देते हो तो यहाँ पे क्या मतलब, जब आपने सप्लाई तो क्या कौन सी दी? डीसी दी। जब आर्मेचर में जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एसी में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो कम्यूटेटर होता है, ओके, वो हार्ड ड्रॉन कॉपर से हम इसको मिलाकर बनाते हैं। जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर भी सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों से ही हम मिलाकर बनाते हैं, ओके। और यहाँ पे हम इसको रिवेट करके बना दिया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर अब्रक आप यूज करते हो, क्या मतलब अब्रक आप कम्यूटेटर सेगमेंट पे यूज करते हो। और लेदराइट पेपर शीट, ये आप सब कुछ जैसे आप वाइंडिंग करते हो पंखे के अंदर, पंखे की वाइंडिंग देखते हो, वैसे ही हम इनके अंदर वाइंडिंग करके
रखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ओके, तो आप अपने इस चैनल के साथ बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में केवल पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को जरूर बताएं। ओके, अगर अपने वीडियो बनाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। डीसी मोटर के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के मटेरियल का क्या नाम है? ओके, डीसी मोटर होता है ना, डीसी मोटर की जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के मटेरियल का क्या नाम है? वो यूरेका। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरेका यहाँ पे नाम कैसे आ गया, ये तो डीसी मोटर की बात कर रहा है। लेकिन डीसी मोटर के अंदर आप क्या करते हो, एक 4 पॉइंट स्टार्टर होता है और एक 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। ओके, अब वहां पे ऐसे सीटेड बने हुए होते हैं। क्या बने होते हैं? ऐसे सीटेड बने होते हैं। यहाँ पे एक क्या लगा रहता है, यहाँ पे एक हैंडल होता है। ओके, जब ये हैंडल क्या रहता है, ऑफ कंडीशन में रहेगा, तब ये जैसे जैसे ऑन करते जाएंगे तो यहाँ पे प्रत्येक सेगमेंटों के मध्य क्या लगा रहता है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। हम लोग थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए ये हैंडल है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका प्लस आ रहा है। ओके, प्लस यहाँ से इस हैंडल से होते हुए यहाँ तक आ गए। ओके, अब यहाँ पे क्या बन रखे हैं, सीटेड बन रखे हैं। ओके, ये ऐसे सीटेड बने हुए होते हैं। अब प्रत्येक सीटेड के मध्य ऐसे क्या लगा रहता है, पीछे की तरफ जब आप उसको खोल के देखोगे तो ऐसे यूरे के तार के रेजिस्टेंस बना दिए जाते हैं। जब आप इसको फर्स्ट सीटेड पे लेके जाओगे, यहाँ पे क्या कनेक्ट रहता है, आर्मेचर कनेक्ट रहता है। क्या मतलब, हम अगर डीसी सीरीज मोटर की अगर बात करें इसके स्टार्टर की, तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस के मतलब दो ही पॉइंट निकलते रहते हैं। ओके, यहाँ पे एक एनवीसी भी हम यूज करते हैं। ओके, ये वर्किंग जब आपको मैं डीसी मोटरों या डीसी स्टार्टरों के जब ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके, वर्किंग। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ये जो है रेजिस्टेंस जो आप यूज कर रहे हो, ये कौन से रेजिस्टेंस होते हैं? यूरेका के रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, डीसी मोटर के स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के जो मटेरियल का क्या नाम होता है, इन जो ये मटेरियल है इनका क्या नाम है? यूरेका होता है। ओके, कभी भी आप टंगस्टन टंगस्टन तो आप फिलामेंट लैंप होते हैं, जो लैंप के अंदर जो यूज किया जाने वाला जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है? एक टंगस्टन होता है। नाइक्रोम का आपको सबको पता है कि नाइक्रोम किस में यूज करते हैं हम? हीटर का जो एलिमेंट होता है। ओके, जो हीटर होता है जो हमें क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ओके, वो क्या करता है कि हम तो उसमें हमें प्रदान करता है। तो वो जो उसका नाइक्रोम जो उसका एलिमेंट जो आप देखते हो, राइजर जो आप उसको बोल सकते हो। ओके, तो वो क्या होता है, एक आपका नाइक्रोम ही होता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपके लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास में, 10 क्वेश्चन के आसपास जितने भी हम ये प्रत्येक पेपर के अंदर अगर करेंगे तो इसके अंदर जैसे जैसे आपको धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एसी सप्लाई में उपयोग नहीं हो सकता। मैं एसी के सप्लाई में कौन सा उपयोग नहीं हो सकता? अब आपको ये जो मेजरमेंट वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो आप उपकरण जो यूज करते हो, जैसे मल्टीमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट के नाम, मतलब ये सब अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, जहाँ पे एम सी लिखा आ जाए, ओके, एम सी, ओके, और जहाँ पे एम आई लिखा हुआ जाए, आपको सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ इसका। जो मूविंग कॉइल लिखा आ जाए ये हमेशा डीसी पे वर्क करेगा, और जो एम आई मूविंग आयरन लिखा जाए वो एसी और डीसी सप्लाई पे क्या करता है? वर्क करता है। ओके, एसी और डीसी सप्लाई पे क्या करता है? ये वर्क करता है। अब यहाँ से आपको सीधा आसानी से पता चल गया, मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रकार का मीटर, इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रकार का मीटर किस पे वर्क करेगा? ये डीसी पे वर्क करता है या एसी पे वर्क करता है? या हमेशा एसी पे वर्क करता है। एमआई जो मीटर होता है वो किस पे वर्क करता है? एसी पे वर्क करता है। अब इसमें देखिए एमसी आ गया, परमानेंट मैग्नेट, में पीएमएमसी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। ओके, अब मूविंग क्वाइल की जो मैंने अभी बताया वो डीसी पे वर्क करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, मैं एसी सप्लाई में उपयोग नहीं हो सकता। कौन सा उपयोग नहीं हो सकता? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण होता है, ये एसी की सप्लाई पे उपयोग हम नहीं कर सकते। बाकी इंडक्शन प्रकार के जो मीटर होते हैं, ओके, कौन से मीटर? इंडक्शन प्रकार के जो मीटर होते हैं ये हमेशा एसी सप्लाई पे आप इनको यूज कर सकते हो। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैं कौन कौन से उपकरण आप एसी सप्लाई पे यूज कर सकते हो? ओके, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे यूज नहीं किया जाने वाला उपकरण कौन सा? वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर होता है। और उपयोग किए जाने वाले मीटर कौन से होंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रकार का मीटर होगा, एमआई मीटर होगा। एमआई मीटर हमेशा एसी और डीसी सप्लाई दोनों पे वर्क करता है। और इंडक्शन प्रकार के मीटर तो आप इनको यूज करते ही करते हो। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं। डीसी मोटर में चुंबकीय ध्रुव बने होते हैं। जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर के अंदर जो पोल, जो मैग्नेटिक जो पोल बनाए के रखते हैं वो कैसे बने होते हैं? एनिल्ड स्टील से हम इनको बना करके रखते हैं। ओके, डीसी मोटर की बात करें तो उसमें जो चुंबकीय ध्रुव, जो क्या मतलब जो फ्लक्स को बनाने के लिए, जो चुंबक मैग्नेट बनाने के लिए जो
पोल बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, एनेल्ड स्टील के हम बनाते हैं। ओके, एनेल्ड स्टील के हम बनाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, एनेल्ड तांबा, हार्ड स्टील, एनेल्ड स्टील या इनमें से सभी। तो यहाँ पे डीसी मोटर में जो चुंबकीय ध्रुव होता है ना, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो आप यूज करते हो, वो कौन से पोल बने होते हैं, वो एनेल्ड स्टील के बने होते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में ब्रिज रेक्टिफायर में प्रयुक्त होते हैं। जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर कितने डायोडों से मिलकर बनता है, 4 डायोडों से मिलकर बनता है। ओके, ये जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जब करवाएंगे उस टाइम पे इनके बारे में बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। ओके, फिलहाल के लिए आप यही ध्यान रखें, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड यूज किए जाते हैं, में 4 डायोड यूज किए जाते हैं। और इसको हम यूज क्यों करते हैं, में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके पास जैसे एसी सप्लाई है, तो आप उसको अगर डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डीसी के लिए आपको 4 डायोड लगाना होता है। और यहाँ पे जो डीसी मिलता है वो आपको एक शुद्ध डीसी प्राप्त हो जाता है। मैं पल्सेटिंग डीसी जो आप उसके अंदर जो देखते हो कि मतलब 2 डायोड आप यूज करते हो, वहां पर पल्सेटिंग डीसी मिलता है। 4 डायोड आप यूज करोगे तो शुद्ध डीसी आपको प्राप्त हो जाती है। ओके, बाकी इसके अंदर फिल्टर विल्टर सब कुछ लगाते लगा कर करते हैं, जैसे पाइप फिल्टर हो गया। ओके, ये अलग अलग टाइप के जो फिल्टर होते हैं, हम इनको लगा करके और भी इसको शुद्ध डीसी में हम इसको शुद्ध डीसी सप्लाई हम बना सकते हैं। ओके, बाकी हम इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आप यहाँ पे अभी हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप उनको पढ़ते रहे। ओके, में चर प्रतिरोधक बने होते हैं, चर प्रतिरोधक किसके बने होते हैं, में कार्बन और प्रतिरोध वायर दोनों के बने होते हैं। में चर प्रतिरोधक से आप याद रखें कि में चर, ये आप क्वेश्चन जैसे स्किप कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में आप भूल सकते हो, तो इसको अच्छे से याद रखें। ओके, इसको नोट डाउन करके रखें, में चर प्रतिरोधक प्रतिरोध बने होते हैं। ओके, तो ये कार्बन और प्रतिरोध वायर दोनों से मिलकर बने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है। अब आपको सबको पता है, मैं जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर का मेन वर्क क्या होता है, मैं वोल्टेज को बढ़ाने का। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा सकते, सीधी सी बात है, जितनी फ्रीक्वेंसी आप देते हो इनपुट में उतनी फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में मिल जाती है। तो आपका मेन क्वेश्चन क्या रहा, मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को घटा देता है। दोनों क्वेश्चन आपके कंफर्म हो गए। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, डीसी मोटर को, ओके, जो डीसी मोटर होते हैं, डीसी मोटर को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब डीसी मोटर को कैसे पहचानते हो, सीधी सी बात है, अगर कोई डीसी मोटर होगा या डीसी जनरेटर होगा, आप उसको आसानी से कैसे पहचान सकते हो, उसके अंदर क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। ओके, कम्यूटेटर होता है, और कम्यूटेटर पे क्या लगा होता है, कार्बन वर्स लगी रहती है। ओके, तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हो। ओके, कम्यूटेटर, डीसी मोटर को आसानी से पहचाना जा सकता है, मैं कम्यूटेटर की सहायता से हम पहचान सकते हैं। भाई जब उसकी बॉडी अगर पूरी बंद है तो आप उसका पता नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको क्या करना होता है, जो फ्रंट एंड कवर और रियर एंड कवर होता है, उसके अंदर एक कूलिंग फैन की तरफ होता है, वो क्या होता है, रियर एंड कवर होता है। और फ्रंट एंड कवर होता है, उस तरफ क्या क्या लगा रहता है, मैं ये कम्यूटेटर लगा रहता है, कार्बन बर्स लगी रहती है, या कार्बन बर्स होल्डर लगा रहता है, रोकर प्लेट लगी रहती है। जिस तरफ ये सब कुछ होता है वो आपका क्या होता है, मैं फ्रंट एंड कवर की तरफ ही ये सब कुछ लगा हुआ रहता है। ओके, और ये आपको बेसिक में जब जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल करवाते जाऊंगा उसमें आप ये सब कुछ देखने के लिए, आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहें, जितने भी जो भी वीडियो में अपलोड करो आप उनको देखा करो। ओके, जिससे आपकी इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी भी कंप्लीट होगी और आपका जो प्रैक्टिकल है वो नॉलेज भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पावर उप सर्किट में अधिकतम कितनी विद्युत धारा अनुमत है, कहना मतलब जो आपका पावर उप सर्किट की जो हमने बात की थी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पावर उप सर्किट या मतलब जो निम्न पावर वाला जो सर्किट होता है उसमें आपने अभी 10 पॉइंट लगा सकते हो, 5 एम्पियर तक का होता है, 800 वाट तक का होता है। यहाँ पे आपका जो पावर उप सर्किट की बात की जा रही है कि मतलब पावर उप सर्किट। ओके, पावर उप सर्किट में अधिकतम कितनी विद्युत धारा अनुमत है, ये 15 एम्पियर तक का ये लोड ले सकता है। ओके, और ये कितने वाटेज का होता है, ये क्या मतलब 1000 वाटेज तक का, सॉरी ये 3000 वाटेज तक का होता है। ओके, 3000 वाटेज तक का आप यहाँ पे लोड कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप रोड हो गई, आप जो घरों में यूज करने वाली जो रोड होती है ना पानी गर्म करने के लिए, ओके, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या मतलब गीजर हो गया। ओके, गीजर या हीटर जो भी आप उपकरण लगा सकते हो जो 15 एम्पीयर तक करंट को ले सके, आप उसके लिए ये पावर उप परिपथ का यूज करते हो। और यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं उपभोग बिंदु के लिए जो कितने पॉइंट निकाल सकते हो आप, 2 पॉइंट आपको मिलते हैं। ओके, पावर उप परिपथ में 2 पॉइंट मिलते हैं। और जो छोटा वाला जो पावर सॉकेट होता है के अंदर, उसके अंदर आप मैक्सिमम 10 पॉइंट आप बना सकते हो, जो 800 वाट वाला लोड वाला होता है। ओके,
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, लेफ्ट वाइंडिंग में वर्षों की संख्या निम्न के बराबर होती है। अब जो लेफ्ट वाइंडिंग होती है, लेफ्ट वाइंडिंग में वर्षों की संख्या, ओके, अब आपको सीधी सी बात बता दें, यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, पी होता है। मैं समानांतर पथों की संख्या के बराबर क्या होता है, पोल्स की संख्या, और पोल्स की संख्या के बराबर क्या होती है, आपके कार्बन वर्ष यूज करते हो। ओके, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और अगर लेफ्ट की वाइंडिंग की तो आपने बात कर ली, अब लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, करंट का मान आपको ज्यादा मिलता है। ओके, वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। ओके, और वेव वाइंडिंग होती है ना, वेव वाइंडिंग। ओके, वेव वाइंडिंग का भी आप याद रखें, ए बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो आपको यहाँ पे जो कार्बन बर्स मिलेगी, मैं समानांतर पथों की संख्या के बराबर ही आपको कार्बन बर्स देखने के लिए मिलेगी। तो जो लेफ्ट वाइंडिंग होगी उसमें पोलों की संख्या के बराबर होगा, और वेव वाइंडिंग होगी ए बराबर 2। क्या मतलब हमेशा कार्बन बर्स की संख्या कितनी होने वाली है, यहाँ पे 2 आप कार्बन बर्स का यूज करोगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेफ्ट और वेव के अंदर यही कंफ्यूजन होता है। वेव जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर हमें करंट का मान समान मिलता है, और आउटपुट में वोल्टेज का मान हमें अगर अधिक चाहिए हो तो वहां पे हम वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं, अगर डीसी जनरेटर की बात की जाए तो। और अगर लेफ्ट वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज का मान समान मिलता है, और करंट का मान हमें वही श्रेणी समानांतर वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, आप अच्छे से उनको याद कर सकते हो। 24 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, रेक्टिफायर निम्न की क्रिया पर निर्भर करता है। जो रेक्टिफायर होता है वो निम्न प्रकार की क्रिया पर क्या करता है, निर्भर करता है। रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर किसके जैसे वर्क करता है, ये डायोड के जैसे। डायोड को ही आप एक तरीके से रेक्टिफायर बोल सकते हो। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध एक वोल्टेज ड्रॉप करने वाला एक डिवाइस होता है। क्वाइल क्या होती है, जो क्वाइल आप अपने मतलब किसी भी उपकरण जैसे मूविंग क्वाइल उपकरण हो गया, ओके, उसमें क्वाइल का यूज किया जाता है। और ट्रांजिस्टर का आपको अभी पता चली गया था कि ये रेगुलेटर के जैसे यूज करता है। ओके, ट्रांजिस्टर के अंदर डीसी सोर्स होता है, डीसी सप्लाई सोर्स के अंदर क्या करते हैं आप, वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे आप इसका ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, आज हम जो करेक्ट क्वेश्चन किए, क्या मतलब हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ओके, अब 25 क्वेश्चन जो इसके आगे आने वाले हैं वो पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे। ये पार्ट फर्स्ट था, और पार्ट सेकंड आपका आगे आपको मिल जाएगा। क्या मतलब हम इसको अभी 2 नंबर का नाम दे रखे हैं, और जो इसका ये पार्ट सेकंड आएगा उसको 2.1 हम नाम देंगे। ओके, जिससे आपको अगर कभी भी ये पेपर वापस देखना हो तो आप देखने में दिक्कत नहीं करोगे। ओके, तो इंटरपोल सामान्यतः निम्न से बांधे जाते हैं। ओके, जो इंटरपोल होते हैं, यानी जो इंटरपोल आप जब यूज करते हो, क्या मतलब डीसी मोटरों के अंदर, ओके, इंटरपोल यूज करते हो, तो इंटरपोल क्या होता है, में किससे बांधे जाते हैं, भारी गेज के तांबे के तार से बांधे जाते हैं। क्या मतलब मोटा गेज वाला जो वायर होता है, क्या मतलब मोटे तार का बनाते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना, जो इंटरपोल होते हैं, इंटरपोल क्या होते हैं, एक छोटे पोल होते हैं, और छोटे पोल जो बनाए जाते हैं वो हमेशा मोटे तार के साथ में बनाए जाते हैं, और कम टर्न उनमें दे के रखते हैं। ओके, कहने का मतलब उसके अंदर जैसी क्या मतलब वोल्टेज जो बनेगा वो क्या मतलब सहयोग करने वाला होता है। इंटरपोल क्या करता है, एक सहयोग होता है, सहयोग देने वाला, हमें साथ देने वाला काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, मैं 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। आपको जो मैंने समझाया उसमें अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे से वीडियोज मिलने वाले हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ओके, आप शेयर जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए और आप ही के सपोर्ट से ये चैनल चल सकता है। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आपको जो प्रत्येक वीडियो के अंदर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो हम उम्मीद करेंगे आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहेंगे।